एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। इससे पहले भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं भाषा विज्ञान के प्रश्न को, और हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की उपभाषाएँ और हिंदी की ध्वनियाँ। ठीक है, तो जो लोग वो 4 क्लास नहीं देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको देख लें, क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा के उधर से ही बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए, एक सेकेंड इसको जूम कर लें, आप लोगों को दिखेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, यहाँ ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ माना जाता है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है, यानी उलझा हुआ है, स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। लिखा है कि ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। ठीक है, अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध यानी ऐसे पहले ओरल था, मौखिक था, लिपिबद्ध करना, इसको लिखना। इसीलिए नागरी देव में शब्द, नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं का मतलब इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। बाएं से लेकर दाहिनी ओर लिखी जाती है। और फारसी कैसे लिखी जाती है? इससे सीधे उल्टा, दाएं से लेकर बाएं की तरफ। ठीक है, पॉइंट 2 दिया है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। और थर्ड पॉइंट है कि एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है। जो ध्वनि का नाम होता है वही वर्ण का नाम होता है। कहने का मतलब ये है, यदि क हम बोले, क ध्वनि का उच्चारण करें तो क ही हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, मराठी। और यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हिंदी तो लिखी ही जाती है, लेकिन मराठी को ध्यान रखिएगा, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और गुजराती गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तामांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं, लेकिन गुजराती की लिपि है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत आसान सा सवाल है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागरी, मसनवी।
उत्तर हो जाएगा आपका नागरी या देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। बात करें मसनवी, ये शैली है, ये क्या है? शैली है। जब सूफी रचनाएं की जाती थी भक्ति काल में, एक संत काव्य एक सूफी काव्य, दो था। ठीक है, संत काव्य और दूसरा था सूफी काव्य। ये जो सूफी काव्य था यही मसनवी शैली में लिखी जाती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हो गया। 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11, 12, 13, 14। तो वैसे तो टोटल संख्या 13 होती है, लेकिन अगर बात करें देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या, स्वर को कितना माना गया है? तो 11 माना गया है। और 13 हम क्यों बोले हैं? क्योंकि अंग और अ हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ये भी स्वर में पढ़ते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि अंग और अ क्या है? अयोगवा है। ठीक है, न ये स्वर है न यह व्यंजन है, इसलिए यहाँ स्वरों की संख्या हो जाएगी 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। ये इस प्रकार हैं: अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। उत्तर हो जाएगा 343। ठीक है, 343 में यह लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। और लास्ट में जो 351 है उसमें उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है कि भाषा को, ये जो हिंदी भाषा है इसका प्रचार प्रसार किया जाए। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार या 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, पॉइंट नंबर 1 है कि अनुच्छेद 344, 343 तो हम लोग देख लिए, 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। और पॉइंट नंबर 2 है कि अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है। और अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 343(2) में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्षीय कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग अनुबंधित करे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए है धारा 343(1), ऑप्शन बी है धारा 343(2), ऑप्शन सी है धारा 333(1), ऑप्शन डी है धारा 334(1). तो सबसे पहले हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, क्योंकि भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित 343(a) और 343(2) इसी में कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 343(1). प्रश्न नंबर 6 हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं प्रश्न में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी मानी गई। उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि, फिर वही प्रश्न लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी?
अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346? उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, भारत की राजभाषा हिंदी अंग्रेजी भारत की सभी भाषाएं। तो भारत की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। अभी हम ऊपर आपको ओरल बताया है 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए और 351 यानी लास्ट वाले अनुच्छेद में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी का विकास करने की बात कही गई है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 था, आइए इसको पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके एवं उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित हो, बड़ा हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 11 तक ही था। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास एवं उसकी विशेषता। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पढ़ते रहें और साथ साथ रिवीजन भी करते रहें। ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।